इस बार आपका एक नया अंदाज, आवाज़ जादू बिखेरने जा रहे हैं, तो किस तरह से इस फिल्म से जुड़ना हुआ? जब ऑफर आया तो क्या रिएक्शंस रहे आपके? गारफील्ड एक जो किरदार है वो बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। पहले अखबारों में पढ़ते थे जब स्कूल जाते थे, तो उसकी स्ट्रिप्स आते थे वहाँ पे। उसके बाद कॉमिक्स की फॉर्म में देखना शुरू करा, फिर उसका जो कार्टून है वो देखना शुरू करा। तो गारफील्ड एक बचपन से काफ़ी मेरा फेवरेट रहा है। एंड तब जब मुझे सोनी से फ़ोन आया इसके लिए कि इंडिया में उसकी आवाज़ देने का मौका मिला, तो मैं एकदम से ऑब्वियसली आई गॉट वेरी एक्साइटेड। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉस्टैल्जिक होती हैं आपके लिए, जिसकी जो आप बचपन से उस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। तो वो उसके बाद जब आप बड़े होके आप खुद अभिनय करना शुरू करते हैं, जो सपना होता है, और वही किरदार आपको करने का मौका मिलता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। एंड एकदम से वी जम्प्ड इनटू इट, एंड देन मैंने पिक्चर देखी। बहुत ही मज़ा आया फिल्म देख के, बहुत रेजोनेट करा उस फिल्म के साथ, एंड देन वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और यहाँ पूरा माहौल भी उसी तरह से पूरा माहौल अभी हम क्रिएट। कैट कैफे स्टूडियो में है मुंबई में, जो वर्सोवा में है। एंड यहाँ पे आज ये सारी खूबसूरत कैट्स के बीच में बैठ के आज का दिन हमारा निकल रहा तो ये है। मतलब इंटरव्यू की लोकेशन भी चुनना एक जो है वो टास्क रहा होगा कि कहाँ इस तरह से लोकेशन चुना जाए कि इस तरह की चीजें हो। बिल्कुल, आई थिंक ये जो हमारी टीम है पूरी सोनी पिक्चर्स की, उनको क्रेडिट जाता है कि अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, इनोवेटिव चीजें करके आते हैं। तो लेकिन बहुत मजा है, आज मेरा पूरा दिन मैं इस कैफे में, कैट कैफे में मेरा बीता है, और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बचपन में आप ये देखते रहे हैं गारफील्ड जो है, इसके अलावा और कौन एनिमेटेड सीरीज गाफील्ड आपको एक पसंद रहे हैं? चीज, बिल्कुल गाफील्ड से मेरा काफी जुड़ाव था। जैसे स्कूल जाने से पहले घर पे अखबार तो सुबह 6 बजे जैसे आ ही जाता था, तो एक कटिंग्स आती थी उसकी। वो कहानी अलग अलग एपिसोड्स बताते थे, 4 फोटोज के साथ टेक्स्ट लिखा होता था, और जॉन और ओडी और विक जो उसके पापा के साथ चीजें होती थी वो पढ़ते रहते थे। तो सबसे पहले सुबह उठ के वो पढ़ते थे कि आज गारफील्ड की जिंदगी में क्या हुआ है, और उसके बाद स्कूल जाते थे। तो वहां से जुड़ाव है। तो वो मैं बहुत देखता था, बहुत उसको महसूस करता था। और भी बड़े किरदार हैं, और जिस तरह से आपने पूछा कि टॉम एंड जेरी हर एक का फेवरेट जो बचपन में रहा है, वो हम देखता था। रोड रनर शो देखता था। स्पाइडरमैन की चीजें जब कार्टून के फॉर्म में बड़े होके आया तब वो देखते थे। तो काफी ऐसी चीजें जो देखते रहते तो थे। इससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती रहेगी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आई थिंक कि बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट बैलेंस ढूंढना बहुत ज्यादा मजेदार होता था। लेकिन अब वही जिस तरह से कहा था कि सुबह उठ के पहले गारफील्ड पढ़ते थे, मजे करते थे, और उसके बाद सीधा स्कूल चले जाते थे। तो बैलेंस हमेशा से रहता था, एंड आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बड़ी स्कूल के बड़े किस्से आपके फेमस रहे हैं? वो माँ के पराठे वाला किस्सा जो है बेचने बड़ा वाला करेक्ट था। मेरे को बहुत शौक था कैंटीन का खाना खाने का, और मेरे मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाते थे, तो मैं वो स्कूल में लेके जाता था। और मेरे दोस्तों को वो बहुत पसंद है, तो मैं 5-5 रुपए के बेचने शुरू कर दिए थे। तो जो मेरे को उससे पैसे इकट्ठे करके मिलते थे, उससे मैं अपने छोले भटूरे, पैटीज और अपनी कोल्ड ड्रिंक पीता था। तो काफ़ी मज़ेदार बिजनेस चल रहा था मेरा, जब तक मम्मी को पता नहीं चला। जब मम्मी को पता चला, उसके बाद से मुझे ब्रेड बटर देने शुरू कर दिया, जिसका कोई बायर नहीं था। बिजनेस का आइडिया जो है वो मतलब बचपन में ही आ गया था, बचपन में रहा है। बचपन तो में। बचपन में एक्टिंग का कब ख्याल आया कि जब वो तो था ही, चलिए बिजनेस का दिमाग में आइडिया आपके? मेरा बचपन में ख्याल आया था बाजीगर देख के। मैं बाजीगर देख रहा था और शाहरुख तोतला बोलता था। जी जी। तो वो काली काली आंखें गाना चल रहा था, तो मैं बेड पे खड़े होकर डांस करने लग गया, ये ताली ताली आंखें, ये गोरे गोरे बाल। तो फिर मैंने मम्मी को जाके बोला कि मुझे बड़े होके एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनना है। तो उन्होंने कहा बेटे अभी खाना खा लो, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो जहन में हमेशा से रहा। एंड देन जब 12th खत्म करी और ग्रेजुएशन की बारी आई, तो मम्मी ने पूछा कि क्या करना है। तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है। फिर वहां से वो पूरा परसुएशन स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे थिएटर के जरिए करते करते फिर मुंबई का सफर तय हुआ, और यहाँ पे फिर आप जब शाहरुख से पहली बार मिले तो बिल्कुल वो किस्सा बाजीगर का बताया होगा बिल्कुल उनको मैंने ने? बताया। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे दिलवाले में शाहरुख सर के साथ और काजोल मैम के साथ करने का मौका मिला, और अब्बास मस्तान जी जिन्होंने बाजीगर डायरेक्ट करी थी, उनके साथ मुझे किस किस को प्यार करने का मौका मिला। तो मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड वहाँ पे था। तो एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव, एंड दे फेल्ट रियली हैप्पी दैट कि मुझे चांस मिल रहा है और मौका मिल रहा है वो करने का, जो मेरा बचपन से मन था करना। अच्छा, एक्टिंग से पहले आप कास्टिंग से भी जुड़े रहे जो है, तो क्या मानते हैं कि मतलब एक एक्टर के लिए आसान रास्ता होता है कास्टिंग से जुड़कर, या वो क्या प्रोसेस रहा है? आसान तो मतलब वो तो जर्नी होती है। मेरा माध्यम एक कास्टिंग का था, जिससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला कि बाकी के इतने सारे एक्टर्स उस सेम सीन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए वो लर्निंग
बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा जुड़ाव उनके साथ उस चीज़ में। तो आते ही कास्टिंग से जुड़ गए थे या फिर अपने वो एक्टिंग नहीं, नहीं, मैंने असिस्टेंट था मैं कास्टिंग में, तो कास्टिंग मैंने में? ये जवानी है दीवानी, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ताशर देश, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बहुत सी तलाश, बहुत सी फिल्में थी जिसपे मैं कास्टिंग असिस्टेंट था नंदिनी श्रीकांत जी के साथ, और अपने ऑडिशन साइड बाय साइड देता रहता था, भागा दौड़ी उसकी लगी रहती थी। एंड फिर विद द ग्रेस ऑफ गॉड जब ब्रेक मिला तो मुझे नंदिनी ने कहा कि अब एक्टिंग पे ही फोकस करो, अब कास्टिंग पे मत करो। तो आज आप ऐसे मुकाम पर लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो जब आप शुरू में आए थे तो किस तरह की परेशानियां सामना करना पड़ा, वो क्या प्रोसेस रहा है? काफ़ी रहा है सर मेरे लिए, वो हमेशा जो भी जर्नी रही है मैं उसको लर्निंग ही मानता हूँ। रिजेक्शन मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक्स यू बिलीव मोर इन योर सेल्फ। तो वो जिस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती है, मेरी भी ज़िंदगी वैसी ही रही है। जब मैं आया था तो जिस तरह से यहाँ पे नया शहर था, नहीं जानता था किसी को, तो जानने पहचानने में चीज़ें बढ़ती गई, इमोशनली, फाइनेंशियली फैमिली सपोर्ट कर रही थी, तो उनका सपोर्ट हमेशा से रहा था। तो वो करते 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 जो बेसिक सारी चुनौतियाँ होती है वही थी। एंड टाइम लगा उस चीज़ को, लेकिन परिश्रम रखा और फोकस रखा उस चीज़ में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से, तो उनके सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें और आसान हो गई। खैर परिवार का सपोर्ट तो खैर बहुत जरूरी होता है। वो टिफिन वाला किस्सा क्या था? वो बहुत टिफिन में खाना खाने वाला की शूटिंग के दौरान वो कुछ नहीं सर, एक सेट पे हम गए थे जब मैं शुरुआत में ही था, तो तब उन्होंने हमको खाना टिफिन जो मतलब खाना था वो पेंट के डब्बों में दे दिया था, तो काफ़ी गलत तरीके से वो ट्रीट हुआ था। तो वो पेंट के डब्बों में उन्होंने हमें, एक पेंट के डब्बे में दाल, एक के पेंट के डब्बे में चावल, एक पेंट के डब्बे में सब्जी और एक पेंट के डब्बे में रोटी, वो दे दी थी। तो तब थोड़ा झटका सा लगा था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी लर्निंग थी, और आज वो जो इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था वो आज किस्सा बन गया। जी जी, किससे बन तो जाते हैं। ऐसे ही होता है सब लाइफ में, तो बस उस सिचुएशन पे उस टाइम पे सेंसिबली और इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या एहसास होता है? बहुत खुशनसीब मानता हूँ मैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, रब का, कि जो मेरा बचपन से मन था मुझे करने का मौका दे रहे हैं। एंड और जो मेरा मन था लोगों को एंटरटेन करना, वो मुझे करने का मौका मिल रहा है। उससे भी ज़्यादा कि लोगों को हँसाने का मौका मिल पा रहा है, कि लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं या फिर उनको हँसा सकते हैं, अलग-अलग फ़िल्मों से, अलग-अलग किरदारों से भी। गाफिल्ड जैसे आ रही है, तो जी। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, पेरेंट्स को बहुत मज़ा आएगा। हम असल ज़िंदगी में एक-दूसरे को हँसाना कम कर दिया है हमने, आई थिंक। तो अगर मैं एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े माध्यम के साथ, जो कि सिनेमा है, उसके ज़रिए अगर मुझे वो करने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और ब्लेस्ड समझता हूँ कि ये कर पा रहे हैं। वॉइस आर्टिस्ट का एक अलग ही माध्यम है, आर्टिस्टों के लिए जो है एक अलग ही फील्ड है। जो है प्रोसेस कितना होता है, डबिंग कितने दिन में उस काफ़ी किरदार की? मुश्किल प्रोसेस होता है सर, वो लगता है कि ये तो फन है और मज़ेदार है और सारी चीज़ें एन्जॉय हो रही हैं, बट उसके पीछे टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होता है। एनिमेशन स्पेशली मेरे लिए भी पहली बारी है, जब मैंने किया था, तो मेरे को भी 1-2 दिन तो समझने में लगे कि ये होता कैसे है। क्योंकि वो एनिमेशन कैरेक्टर एक सर्टेन फ्लपर्स के साथ बोल रहा होता है, एंड आपको अपने डायलॉग्स उसी गैप्स के बीच में कंप्लीट करना, तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्राइम फोकस हैं जिन्होंने पूरी इसकी डबिंग के प्रोसेस किया है, और मेरी भी उन्होंने ही जो मेरे डबिंग डायरेक्टर हैं अर्पित, उन्होंने साथ में मेरी हेल्प करी थी। तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा और फिर मैंने इस चीज़ को अपनाया। तो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी दिन लगे पूरी फ़िल्म ख़त्म करने में उस वॉइस को। एंड मेरे लिए नया था, तो मेरे लिए वो बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन तो आपको समझ में नहीं लग जाते कि यार ये हो कैसे रहा है और करना क्या है। और इंग्लिश से हिंदी में जब शब्द भी आप चेंज करते हैं, तो उनके 4 शब्द हमारे कभी 8 बन जाते हैं, या फिर उनके 8 शब्द हमारे कभी 4 बन जाते हैं, और वो एक्साइटमेंट, वो इमोशन सेम आना चाहिए जैसे उनको चाहिए। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस था, लेकिन मज़ेदार। जैसे आपने बोला उस मोमेंट्स को जो समझना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है उसको, लेकिन जो करेक्टर का आपने किया जो है उस टोन को पकड़ने में, वो उस चीज को वो कैसे रहा प्रोसेस? हमने बहुत रेफरेंसेस देखे थे, पूरी फिल्म 2-4 बारी हमने उसको समझने की कोशिश करी, रील बाय रील हमने समझने की कोशिश करी। अब्रॉड में जो क्रिस पैथ हैं, उन्होंने किस तरह से डब करा है, उनका क्या इमोशन है, वो समझने की कोशिश करी, और हिंदी में अपने भाषा में उस चीज़ को कैसे इमोट कर सकते हैं। तो रिहर्सल्स हुई, बहुत से टेक्स हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, एक लंबी जर्नी थी, एक खूबसूरत प्रोसेस था, और फाइनली मैं खुद वेट कर रहा हूँ 17 मई को
क्योंकि मैंने भी वो देखा नहीं है किस तरह से वो सारी बाकी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, मिक्सिंग और उसके बाद किस तरह से लगेगा। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ 17 मई को सिनेमा में जाके देखने के लिए। समय कितना लगा था डबिंग करने में पूरे कैरेक्टर को? हफ्ता 10 दिन तो पूरा लगा था और काफ़ी घंटों के सेशंस होते थे हर रोज़, तो उस तरह से वो हुआ था। और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? फुकरे से मतलब हाँ, इस फुकरे वक़्त तो बहुत खैर बहुत ज़्यादा खुशी है कि किस तरीके से उसने इतना प्यार तीसरी बारी लोगों को से पाया है और ज़्यादा वाइडर गए हैं, नंबर्स द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे हैं। अभी गाफिल्ड है सर 17 मई को जो आ रही हैं, उसके अलावा एक टीज़र अभी आपने हाल ही में देखा होगा, लव फ़िल्म्स का है, लव जी, रंजन जी। सर ने और अंकुर गर्ग सर ने प्रोड्यूस करी है, उसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। जो कि हाल अभी जल्द ही आ जाएगी, सिमरप्रीत ने उसको डायरेक्ट करा है। उसके अलावा मैंने एक फ़िल्म अभी और ख़त्म करी है जिसका नाम है सब फर्स्ट क्लास, जो कि हाँ, मुराद अब खेतानी सर ने प्रोड्यूस करी है, सिने वन, और बलविंदर सिंह जंजुआ ने प्रोड्यूस करी है और डायरेक्ट करी है उन्होंने। उसमें शहनाज हैं, साथ में खुशा है। तो वो फ़िल्म है जो अभी ख़त्म करी है एंड उसके अलावा एक मैड डॉग के साथ एक फ़िल्म है जो ख़त्म करी है। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो अभी 2024 में आएँगी, हुँ। तो इसी में लगे हुए हैं। फुकरे का भी बड़ा लंबा अच्छा प्रोसेस रहा है हाँ शुरू से जी। लेकर, और हर फ़िल्म से जो है चीज़ें आपकी बढ़ी हैं और लोगों से उम्मीदें बढ़ी हैं और उस पर आप जो है खरे उतरे हैं जो है। इन फ्यूचर 4 का देखिए सोच सर, सकते कीपिंग हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, मृगदीप सिंह लांबा जी जो हमारे हुँ, निर्देशक हैं हुँ। और लेखक हैं विपुल विंग जी के साथ, आई थिंक उन पे सब डिपेंड करता है। तो अभी होपिंग वी ऑल वांट फुकरे 4 टू कम आउट एंड तो उस प्रोसेस में जिस तरह से वो लिखेंगे, जब जैसे उसकी स्क्रिप्टिंग रेडी होगी तो तब उसका होगा।